नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। आप में से कई हमारे प्रभु लोग ऐसे हैं जो प्रो कबड्डी को बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हैं, कबड्डी की गहराइयों को, बारीकियों को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पर कुछ दिन पहले मैं अपने कुछ फैमिली फ्रेंड से मिला, कुछ मित्रों से मिला, जिन्होंने प्रो कबड्डी का नाम बहुत सुना है, चर्चा बहुत सुनी है, लेकिन जब गेम के बेसिक रूल्स के बारे में बात करते हैं तो उन्हें ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पर उनकी जो रुचि है वो किसी और खेल में है या किसी और चीजों में है। कुछ लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं, कुछ वेब सीरीज पसंद करते हैं, कुछ के पास अपनी पढ़ाई से या जॉब से या ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन प्रो कबड्डी का नाम आते ही सबके चेहरे पे मुस्कान जरूर आ जाती है। तो उनमें से कई मित्रों ने मुझे ये सुझाव दिया कि भारत में जाहिर सी बात है ऐसी बहुत बड़ी आबादी है, भारत के बाहर भी, जो कबड्डी के बारे में अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते और जो इस खेल की बुनियादी चीजों के बारे में जानना चाहेंगे। तो मैं जानता हूं कि आपको और मुझे ये कई बार सुन के थोड़ा सा हैरान हम जरूर होंगे कि हम इतनी गहराई वाली बातें कर चुके हैं, एनालिसिस शेयर कर चुके हैं, आप लोग इतने बढ़िया ज्ञान देते हैं, जानकारियां देते हैं अपने कमेंट्स में, ट्वीट्स में, तो बुनियादी बातें क्या करनी जरूरी है? फिर ध्यान ये भी आता है कि बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जिसने इस खेल को अभी पूरी तरह समझा नहीं है। इवन क्रिकेट, जो भारत का सबसे पॉपुलर गेम है, उसको जानने वाले भी, उसको ना जानने वाले लोग भी इस देश में काफी होंगे। तो ज्ञान जब भी मिलता रहे, जहां से मिलता रहे, हम सब समेटने की कोशिश करते हैं। और इन वीडियो की सीरीज में मैं कबड्डी की बुनियादी बातों को ही आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिन्हें देखकर सुनकर कई बार मेरी भी यादें ताजा होंगी, मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। कबड्डी दोस्तों शुरू होती है आज से कई 100 साल पहले। हालांकि कुछ लोग उन चीजों को इतिहास का हिस्सा नहीं मानते, अनडॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री या माइथोलॉजी मानते हैं, लेकिन मेरा बड़ी प्रबलता से मानना है कि रामायण और महाभारत भारत के इतिहास का हिस्सा है। महाभारत के इतिहास में जाएंगे तो हमें भगवान कृष्ण जब नंद गांव में रहते थे तो अपने मित्रों के साथ, गोपियों के साथ कुछ ऐसे खेल खेला करते थे जिसमें से एक आध खेल आज की कबड्डी से काफी मिलता जुलता है। तो इतनी पुरानी हम इसकी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि द्वापर युग से आप कबड्डी का चलन मान सकते हैं कि कबड्डी जैसा ही कोई खेल उस समय भी खेला जाता होगा। फिर जब महाभारत का युद्ध होता है, अर्जुन को कौरवों की सेना के एक योद्धा कहीं दूर ले जाते हैं और उनके कौरवों के आचार्य, कौरवों और पांडवों के आचार्य गुरु द्रोणाचार्य उस समय चक्रव्यूह की घोषणा करते हैं। चक्रव्यूह के 7 द्वार थे, उसको एक ही योद्धा उस समय भेद पाए थे, अभिमन्यु। तो 7 बनाम 1 का खेल उस समय युद्ध की नीति भी था, जो बाद में धीरे धीरे विकसित होता होता कबड्डी का खेल बन गया। थोड़ा अगर हम आगे आए, आधुनिक इतिहास में आए, तो महात्मा बुद्ध के जीवन पर एक मैंने फिल्म देखी थी। मुझे प्रसाद राव साहब ने वो मूवी सजेस्ट की थी। प्रसाद राव साहब भारत की पहली एशियन गेम्स टीम के कोच थे। तो उसमें जब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध नहीं बने होते हैं, एक राजकुमार होते हैं, राजकुमारी का वरण करने के लिए, एक तरह से स्वयंवर में भाग लेने के लिए वो कबड्डी का खेल खेलते हैं। तो आप देखिए, उसके बाद जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, जहां जहां बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, वहां वहां कबड्डी जरूर पनपी है, चाहे थोड़ी चाहे ज्यादा। तो इतना रिच, इतना गौरवशाली और अद्भुत इतिहास है और वर्तमान भी है कबड्डी का। फिर 1990 में आइए, जब एशियन गेम्स में पहली बार कबड्डी शामिल की जाती है एक मेडल इवेंट के तौर पर। उस टीम के कैप्टन थे सरदार हरदीप सिंह। आज बेंगलुरु बुल्स के कोच रणधीर सिंह शेरावत उस टीम का हिस्सा थे। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया उनको कहा जाता था। प्रसाद राव साहब उस टीम के कोच थे। वो गोल्ड मेडल लेके आई टीम और लगातार 2014 तक हमने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। फिर 2010 में हमारी महिलाओं की कबड्डी एशियन गेम्स में शामिल की गई। उसमें ममता पुजारी थी, उसमें तेजस्विनी थी, उसमें दीपिका जोसेफ जैसे बड़े बड़े प्लेयर थे। उन्होंने भी लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते। और फिर तो प्रभु 2014 में आती है प्रो कबड्डी, जिसने इस देश में कबड्डी को देखने का, कबड्डी को कंज्यूम करने का, कबड्डी को सीखने का पूरा नजरिया ही बदल डाला। और उसके बाद जो कबड्डी में, प्रो कबड्डी में नए नियम जोड़े गए, जो टर्मिनोलॉजी यहां यूज की गई, वो अब विश्व भर में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वर्ल्ड कप हो या कोई भी और किसी भी स्तर पे कबड्डी हो, नियम और टर्मिनोलॉजी शब्द प्रो कबड्डी से ही लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कुछ छोटी छोटी बुनियादी चीजें एक्सप्लेन करने की। कबड्डी मिट्टी पे भी खेली जाती है, कबड्डी मैट पे भी खेली जाती है। जब भी कॉम्पिटिशंस होते हैं,
चाहे नेशनल हो या स्टेट लेवल हो, प्रो कबड्डी, एशियन गेम, वर्ल्ड कप, वो सारी कबड्डी अब मैट पे खेली जाती है। गांवों में जाहिर तौर पे मिट्टी में भी कबड्डी खेली जाती है। तो चाहे मिट्टी हो चाहे मैट हो, चाहे टेप लगी हो चाहे चूने से लाइन बनाई गई हो, लड़कों की कबड्डी में जो मैट है 13 मीटर लंबा होता है और 10 मीटर चौड़ा होता है। महिलाओं की कबड्डी में, बच्चियों की कबड्डी में 12 मीटर गुना 8 मीटर यानी कि 96 स्क्वायर मीटर ये पैमाना होता है मैट का या उस ग्राउंड का जहां पे बच्चियां कबड्डी खेलती हैं। अब आप मैट के बीचों बीच देखेंगे, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ये मिड लाइन है जो मैट को दो हिस्सों में विभाजित करती है। एक हिस्सा एक टीम का, दूसरा हिस्सा दूसरी टीम का। अब मैट में और भी लाइंस हैं और भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं समय समय पर बताऊंगा। खेल की आत्मा क्या है? खेल की आत्मा है 40 मिनट का खेल लड़कों के लिए, 30 मिनट का खेल लड़कियों के लिए। यह खेल पूरा खेला जाएगा, 40 मिनट और 30 मिनट पूरा खेला जाएगा। उसके अंत में जिस टीम के ज्यादा पॉइंट हुए वो टीम उस मैच को जीत जाएगी। क्रिकेट से यहां एक अंतर आ जाता है। अगर आप चेज कर रहे हैं, जैसे ही आपने टारगेट पूरा किया आप जीत गए, या जैसे ही आपने विरोधी टीम को ऑल आउट कर दिया आप जीत गए। कबड्डी में हॉकी और फुटबॉल की तरह पूरा मैच खेला जाता है, 40 मिनट और 30 मिनट लड़कों और लड़कियों के लिए। और जो टीम उस समय ज्यादा पॉइंट बनाने में कामयाब रही पूरे खेल में, वो टीम होती है विजेता। तो ये टाइम बाउंड स्पोर्ट है, यहां आप पॉइंट लेते हैं। उसके बाद इस खेल में खिलाड़ी क्या होते हैं? एक होता है रेडर, एक होता है डिफेंडर और तीसरे प्रकार के खिलाड़ी होते हैं ऑलराउंडर। जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज, गेंदबाज और दोनों काम करने वाले खिलाड़ी। अब शुरुआत होती है 7-7 खिलाड़ियों से। 7 खिलाड़ी एक टीम में, 7 खिलाड़ी दूसरी टीम में। अब उसमें रेडर भी होंगे, उसमें डिफेंडर भी होंगे और हो सकता है कि ऑलराउंडर भी हों। रेडर का क्या काम है? अब कबड्डी हम सबने खेली है। जब हम अपनी टीम से दूसरी टीम के पाले में या दूसरी टीम के साइड में जाते हैं, उसे हम बचपन में कहते थे बारी। अब मेरी बारी है, अब तेरी बारी है। आज इस कबड्डी में उसे कहा जाता है रेड करना। जब एक खिलाड़ी विरोधी टीम के पाले में गया वो है रेड, और जो खिलाड़ी रेड कर रहा है वो है रेडर। चाहे कोई टीम का डिफेंडर हो वो भी रेड करने जाएगा, उसे भी रेडर ही कहा जाएगा। जैसे अभी अगर भुवनेश्वर कुमार के हाथ में अगर बल्ला हो तो उन्हें बैट्समैन ही कहा जाएगा। अगर विराट कोहली गेंदबाजी करते हैं उस समय उनको बॉलर ही कहा जाएगा। तो रेडर का काम है दूसरी टीम की साइड में जाके पॉइंट लेकर आना, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को आउट करना। जब आप अपनी साइड में हैं, विरोधी टीम का रेडर आया तो आप सारे के सारे खिलाड़ी डिफेंडर हैं। डिफेंडर का काम है विरोधी टीम के खिलाड़ी को, विरोधी टीम के रेडर को पकड़ के आउट करना। इस तरह से आप कबड्डी में पॉइंट बना सकते हैं। अब पॉइंट बनते कैसे हैं? रेडर जब भी रेड करने जाता है, सबसे पहली बात, रेड का जो समय है वो है 30 सेकेंड का। आप पॉइंट लें, आप पॉइंट ना लें, 30 सेकेंड पूरे होने से पहले आपको अपनी साइड में वापस आना ही आना है, अन्यथा आप आउट हैं। भले ही आपने वहां पॉइंट लिया हो, भले ही आपने पॉइंट ना लिया हो। यह सबसे बुनियादी नियम है। दूसरा बुनियादी नियम जो हम सब जानते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ी सी तब्दीली आई है। वो है लगातार कबड्डी 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 बोलते रहना। पहले नियम था कि आपको एक सांस में बोलना है, कबड्डी 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 कबड्डी। जैसे ही सांस टूटी आप आउट। अब वो नियम नहीं है, क्योंकि वो रेडर के लिए मुश्किल था। आपके होंठ चलते रहने चाहिए। रेफरीज को, ऑफिशियल्स को कबड्डी कबड्डी की आवाज आती रहनी चाहिए, लेकिन 30 सेकंड के अंदर। तो ये दो जो नियम है, बुनियादी नियम खेल की आत्मा है। उसके बाद रेडर जब रेड करने जाता है तो विरोधी टीम के साइड में जो सबसे पहली लाइन उसे दिखाई देती है, जो अक्सर सफेद रंग की होती है, उसे कहते हैं बॉक लाइन, BAULK, बॉक लाइन। कई कई जगह पे इसे अटैक लाइन कहा जाता है, कई जगह इसे बक लाइन कहा जाता है या ब्लॉक लाइन कहा जाता है, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन के आधार पे। लेकिन इसके लिए टेक्निकल शब्द है बॉक लाइन। रेडर ने दो में से एक काम जरूर करना है। या तो इस बॉक लाइन को पार करना है, एक पैर बॉक लाइन के पीछे हो, यानी पूरी तरह बॉक लाइन के आगे हो, दूसरा पैर उसी समय हवा में हो, तो रेडर आउट नहीं होगा। एक्सेप्ट डू और डाई रेड, उस पे आएंगे। ये एक काम रेडर ने करना ही करना है। अगर आप बॉक लाइन को क्रॉस किए बिना वापस आ गए तो आप आउट हैं। या आपने बॉक लाइन को क्रॉस नहीं किया,
और किसी विरोधी डिफेंडर को आपने टच कर दिया और आप वापस आ गए तो भी आप सेफ हैं। लेकिन अमूमन बॉक लाइन आपको क्रॉस करनी होती है। आप कई बार देखेंगे कि रेडर जाता है, सबसे पहले बॉक लाइन क्रॉस करता है और फिर आगे की नीति सोचता है। पर ध्यान रहे, पैर बॉक लाइन के ऊपर ना पड़े, उसके पार जाए, पूरी तरह पार जाए। तो यह है खेल में आपकी ऑक्सीजन, आपको बचे रहने के लिए बॉक लाइन पार करनी है। उसके बाद जो दूसरी लाइन है, जो अमूमन ब्लैक कलर की होती है, उसे कहते हैं बोनस लाइन। अगर विरोधी टीम की साइड में 6 या 7 डिफेंडर हैं और आपने बोनस लाइन को पार किया, ठीक उसी तरह कि एक पैर बोनस लाइन के पूरा आगे निकल जाए, मैट पे हो, दूसरा पैर उसी समय हवा में हो, तो आपको एक बोनस का पॉइंट मिलता है। यह थम्स अप करके उसका इशारा किया जाता है। आपके खाते में, आपकी टीम के खाते में एक पॉइंट जुड़ जाता है। तो यह है पॉइंट लेने का एक तरीका रेडर के लिए। दूसरा तरीका थोड़ा ज्यादा आसान है, थोड़ा मुश्किल भी है। विरोधी टीम के जो डिफेंडर आपको दिखाई दे रहे हैं, 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4, 3, 2 या 1, जितने डिफेंडर्स को छू लिया आपने, या जितने डिफेंडर्स ने आपको छू लिया और आप सुरक्षित अपनी साइड वापस चले गए 30 सेकंड रहते हुए, तो आप एक तो सेफ हैं, और जितने डिफेंडर्स के साथ आपका टच हुआ, 2, 3, 4, 5, उतने पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो रेडर्स 2 तरह से पॉइंट कमाते हैं, बोनस से और टच करके। अब टच बहुत तरह के हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यह है रेडर्स के लिए एक बुनियादी नियम। और अगर आपने सातों के सातों डिफेंडर आउट कर दिए, एक बार में नहीं, बार बार करके, पहले 1, फिर 2, फिर 3, जब पूरी की पूरी विरोधी टीम आउट हो गई, उसे कबड्डी में कहा जाता है ऑल आउट। उसके आपको 2 पॉइंट अतिरिक्त मिलते हैं। मान लीजिए सामने 2 डिफेंडर हैं, रेडर गया, उसने दोनों को आउट कर दिया, तो रेफरी या अंपायर कहेंगे ऑल आउट, 2 + 2 4 पॉइंट्स, क्योंकि आपने पूरी टीम ऑल आउट कर दी। लेकिन जीवन आपको दूसरा मौका दे ना दे, कबड्डी आपको दूसरा मौका जरूर देती है प्रभु। जब कोई टीम ऑल आउट हो जाती है, तो उसके बाद पूरी की पूरी टीम वापस अंदर भी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑल इन। यानी आपको लड़ने का दोबारा मौका मिलेगा। 40 मिनट तक आप लगातार खेलेंगे। आप जितनी बार चाहे ऑल आउट हो जाएं, आप तब तक मैच नहीं जीतते या तब तक मैच नहीं हारते जब तक 40 मिनट पूरे ना हो जाएं। तो यह है रेडर की दृष्टिकोण से खेल। अब साथ में खड़े हैं डिफेंडर। अच्छा, रेडर की एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी रेडर ने एक रेड में कम से कम 3 पॉइंट लिए, अब वो हो सकता है बोनस हो और 2 टच पॉइंट हो, यानी पहले बोनस लाइन पार की, उसके बाद 2 डिफेंडर्स को टच करके वापस आ गए, या तीनों डिफेंडर्स को आपने टच कर दिया और वापस आ गए। रेडर अगर अपने लिए 3 पॉइंट बनाता है किसी भी तरह से, उसे कहा जाता है सुपर रेड। क्रिकेट में जैसे चौका लगता है, कबड्डी में वैसे ही सुपर रेड होती है। ये 2 डिफेंडर आउट और 1 बोनस, या ये कि 3 डिफेंडर आउट या 4 डिफेंडर आउट या 5 डिफेंडर आउट, कम से कम 3 पॉइंट अगर रेडर ने लिए प्रभु, तो वो सुपर रेड कहलाती है, और वो रेडर के लिए एक गौरव का क्षण होता है। दूसरी बात, अगर एक मैच में रेडर कम से कम 10 पॉइंट लेता है व्यक्तिगत अपने लिए, उसे कहा जाता है सुपर 10, जिसे हम एक तरह से सेंचुरी मान सकते हैं, जैसे बल्लेबाज लगाता है क्रिकेट में। तो यह है रेडर के दृष्टिकोण से कबड्डी। अब खड़े हैं डिफेंडर। रेडर का काम है उनसे पॉइंट लेना, डिफेंडर के 2 काम है। एक तो यह सुनिश्चित करना कि रेडर आपके आसपास से पॉइंट ना लेकर जाए। दूसरा काम डिफेंडर का यह है कि आप रेडर को पकड़ें, आउट करें, उसे वापस अपने साइड में ना जाने दें, 30 सेकंड से पहले उसको दबोच लें, या मैट से बाहर निकाल दें, या किसी भी तरह से रेडर को आउट करें ताकि आपको पॉइंट मिले। रेडर जब आउट होता है तो डिफेंस करने वाली टीम को 1 पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर डिफेंस में खड़े हैं 3 खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी या 1 खिलाड़ी, यानी 3 या उससे कम खिलाड़ी अगर हों, तब रेडर आउट हो, तो डिफेंस वाली टीम को 1 नहीं 2 पॉइंट मिलते हैं। यानी कम डिफेंडर अगर रेडर को आउट करें तो आपको 1 पॉइंट अतिरिक्त मिलता है, यानी 1 नहीं 2 पॉइंट मिलते हैं। इसे कहा जाता है सुपर टैकल। जिस डिफेंडर ने रेडर को आउट किया, पहला टच किया, वो पॉइंट उस डिफेंडर के खाते में जाएंगे, भले ही उसके बाद ज्यादा मेहनत उसके साथियों ने की हो। जिस डिफेंडर ने रेडर को पहले टच किया और रेडर आउट हुआ,
पॉइंट उसी डिफेंडर के खाते में जाते हैं, जिसे सुपर टैकल कहा जाता है। अगर 3 या 3 से कम खिलाड़ी हों, अगर 4 डिफेंडर हैं, 5 डिफेंडर हैं, 6 या 7 डिफेंडर हैं, तब रेडर आउट हुआ तो आपको एक ही पॉइंट मिलता है। अब रेडर आउट होता कैसे कैसे है? या तो आप रेडर को पकड़ ले, आपने उसको दबोच लिया, किसी भी तरह से आपने टेक्निक लगाई, उसके बारे में मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा। किसी भी तरह से अगर आपने टेक्निक लगाई, रेडर को मिड लाइन क्रॉस नहीं करने दी, अंपायर ने विसल बजा दी, तो रेडर आउट है। दूसरी बात, जो कोर्ट है उसकी साइड में आपको लॉबीज दिखाई दे रही हैं, लॉबीज के बाद कोर्ट खत्म हो जाता है। अगर आपने रेडर को लॉबीज के जरिए या किसी भी तरह से कोर्ट से बाहर निकाल दिया तो रेडर आउट हो जाता है। रेडर आउट कैसे नहीं होता, रेडर बचता कैसे है? जो मिड लाइन है, मिड लाइन को आपने क्रॉस करना है, जैसे बॉक लाइन को क्रॉस करना था, जैसे बोनस लाइन को क्रॉस करना था, उसी तरह से मिड लाइन को जब पूरा क्रॉस कर लेंगे, चाहे थोड़ा सा ही करें, लेकिन पूरी मिड लाइन जब आपने क्रॉस कर ली तो आप सेफ हैं। आपको पॉइंट मिले या ना मिले, तो डिफेंडर का काम है रेडर को मिड लाइन क्रॉस नहीं करने देनी है। इसीलिए आप कई बार देखेंगे कि एक डिफेंडर आके रेडर का हाथ पकड़ के उठा लेगा ताकि वो मिड लाइन क्रॉस ना कर पाए। तो ये है इस खेल की बुनियाद। रेडर का काम है बोनस पॉइंट लाना, विरोधी डिफेंडर्स को आउट करना। डिफेंडर का काम है रेडर को एक तो पॉइंट ना लेने देना, बोनस पॉइंट ना लेने देना, और दूसरा उसको पकड़ के आउट करना। तो जो टीम ज्यादा पॉइंट बनाती है वो 40 मिनट के बाद मैच जीत जाती है। अब ये है पहली पायदान, पहली कहानी कबड्डी की। इसके आगे और भी बहुत सारी पायदानें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी चर्चा मैं आने वाले वीडियोस में करूंगा। यहां सिर्फ छोटी छोटी बुनियादी बातें मैंने बताई हैं कि कबड्डी के खेल में होता क्या है। अगले वीडियोस का इंतजार कीजिए। अपने कमेंट्स के लिए ये नीचे वाला सेक्शन आपका ही है, खुला हुआ है। प्यार बना रहे, संवाद बना रहे। जय हिंद।